गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि किन्स के द्वारा दिया गया है, जो कि सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे सीयूईटी एमए इकोनॉमिक्स के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। जिस बैच में आप सभी को लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ जो है टेस्ट सीरीज, और याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है दी जाती है, और लास्ट में जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उस समय आपको मैराथन सेशन, ठीक है, और याद रखिएगा कि जो है रिवीजन सेशन भी दिया जाता है। तो हमारा सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है, तो जल्द से जल्द जो है कांटेक्ट करके आप जो है इस बैच को, जो कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जो कि किन्स का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी, पहली जो वर्ड यहाँ पर है, लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब है कि जब आप एसेट कोई है उसको बेच देते हो और कैश के फॉर्म में उसको रखना पसंद कर रहे हो, तो कैश मीन्स क्या होती है, लिक्विडिटी। जैसे आप जब पढ़ते होगे डिमांड फॉर मनी में, तो आप देखते हो कि जो है चार तरीके के आपके होते हैं। एक आपका होता है M1, ओके, M2 और M3 और M4। तो सबसे ज्यादा जो लिक्विड जो मनी होती है वो आपकी कौन सी होती है, M1। M1 क्या होती है, मोस्ट लिक्विड मनी, जिसमें आपका डिमांड डिपॉजिट्स और ये सारी चीजें, मतलब और भी जो आपका डिपॉजिट विद बैंक, ये सारी चीजें आती है। तो मोस्ट लिक्विड कौन सा है आपका, M1, ठीक है, मोस्ट लिक्विड मनी। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जब आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, जब आप M4 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लिक्विडिटी जो है वो क्या हो जा रही है, कम होते जाएगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे जैसे आप M1 से M2, M2 से M3 पे और M4 पे गए, लिक्विडिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी जो कैश है वो लोगों के हाथों में क्या होता है, कम होता है। और इसी को M1 को ही क्या बोलते हैं, हम नैरो मनी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, नैरो मनी भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट याद रखिएगा, M1 क्या है आपका, मोस्ट लिक्विड मनी है, और याद रखिएगा कि इसका और नाम क्या है आपका, नैरो मनी भी है। अब सब जो एक कॉन्सेप्ट और होता है कि ब्रॉड मनी कौन सा है, यहाँ पर क्या M4 ब्रॉड मनी है या फिर M3 ब्रॉड मनी है। तो जो आपका M3 होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। जो डिमांड फॉर मनी होती है उसमें आप देखते हैं ना कि डिफरेंट M1, M2, M3 ये सारी चीजें होती है, जिसमें आप देखते हो M1 में डिमांड डिपॉजिट विद बैंक जो है, फिर और भी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। और फिर आप देखते हैं कि M2 में आपका M1 का पार्ट इंक्लूडेड होता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स इंक्लूड होने लगते हैं। और फिर लास्ट में आप देखते हो तो पूछता है पेपर में कि ब्रॉड मनी कौन सी है, M3 इज ब्रॉड मनी, M1 आपका जो है मोस्ट लिक्विड मनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नैरो मनी। तो लिक्विडिटी का मतलब यही है कि जब हम अपने एसेट्स को क्या कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में रखना प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप देखेगा किसके साथ, आपके इंटरेस्ट रेट के साथ, कि किस तरीके से डिमांड फॉर मनी जो है वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। तो जब किन्स की थ्योरी देखते हैं तो इन्होंने अपने बुक में ये बेसिकली थ्योरी दिया था, ठीक है, जिसमें जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, आफ्टर जो है ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये जो थ्योरी है वो आई थी। ग्रेट डिप्रेशन आपका कब आया था, कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये थ्योरी हम देखने के लिए जो है हमें ये मिलता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन्होंने बात की है आपके इफेक्टिव डिमांड की, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में डिवाइड होता था। एग्रीगेट डिमांड जो है आपका कंजम्पशन में डिवाइड होता है और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट सप्लाई फैक्टर कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट में डिवाइडेड होता है। फर्दर जब हम पढ़ते हैं आपका कंजम्पशन एनालिसिस जब पढ़ते हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नेशनल इनकम, हम इसके आगे इसमें कंजम्पशन में जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तुम देखते हो ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो है कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सारा किसके अंदर पढ़ते हो, यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पढ़ते हो। क्या फॉर्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, C/Y। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, यानी इनकम के चेंज होने की वजह से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट इज आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये कहाँ तुम पढ़ते हो, एग्रीगेट डिमांड के कंजम्पशन वाले साइड में तुम जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नेशनल इनकम की स्टडी करते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट में तुम मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पढ़ते हो, जिसमें तुम देखते हो कि कितना प्रोपेंसिटी टू यील्ड आया है ना। मार्जिनल इफिशिएंसी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जिसमें कि हम सप्लाई ऑफ मनी देखते हैं। और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर जो कि किसमें है, ये इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, सप्लाई ऑफ मनी एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस आता है, जिसमें हम देखेंगे कि किन्स ने बोला था कि 3 चीजों के लिए हम लिक्विडिटी को प्रेफर करते हैं। पहला कौन सा है आपका, ट्रांजैक्शन, दूसरा आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा आपका स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो है हम डिमांड फॉर मनी जो है करते हैं, ठीक है। डिमांड फॉर मनी यानी पैसे की मांग हम क्यों कर रहे हैं। तो इस जो आपके किन्स थे बेसिकली 1936 में जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में बोला था कि हम 3 पर्पस के लिए जो है यहाँ पर डिमांड फॉर मनी करते हैं। एक आपका ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, एक प्रिकॉशनरी, और एक आपका स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। अंडरस्टैंड। अब हम इसको डिटेल आउट करेंगे कि किस तरीके से इसका इनकम और आपके इंटरेस्ट से रिलेशनशिप है, वो हम आगे देखेंगे। ओके तो इंट्रोडक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ सर्विस ऑफ मनी। यानी आप क्या करते हो, जब आप मनी लेते हो, जब भी आप बैंक जाते हो, जब मनी लेते हो बैंक से, मतलब आप डिमांड कर रहे हो मनी की, तो आप उस पर क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो ना। तो इंटरेस्ट क्या है, इज द प्राइस ऑफ सर्विस ऑफ मनी, यानी मनी जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसके बदले हम क्या देते हैं, आपका इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। ये एक तरीके की कीमत है जो कि हम किसको चुकाते हैं, आपके मनी को चुकाते हैं, क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है। तो इंटरेस्ट इज द मॉनेटरी फेनोमेना, एक मॉनेटरी फेनोमेना है, यानी मौद्रिक आपका जो है फेनोमेना कहेंगे इसको, बिकॉज इट डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ मनी। ये क्या डिटरमाइन करता है, आपका जो इंटरेस्ट है बेसिकली ये सप्लाई और डिमांड को जो है डिटरमिन करता है कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, डिमांड फॉर मनी क्या होगी, अगर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अगर हायर होता है, लो होता है, तो ये हम आगे स्टडी एक्चुअली करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जो है एक मॉनेटरी फेनोमेना है, पॉइंट याद रखिएगा। इट बिकम और बिकॉज इट डिटरमाइंड द डिमांड, और किसको डिटरमाइन करता है, सप्लाई ऑफ मनी को ये डिटरमाइन करता है। तो सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द मनी इन सर्कुलेशन, यानी जो मनी सर्कुलेशन में है, कौन कर रही है मनी सप्लाई, आपकी आरबीआई, यानी आपका जो सेंट्रल बैंक, जो भी आप मतलब किसी और देश में रहेंगे तो वहां पर एक सेंट्रल बैंक होती है ना, हमारे यहाँ पर तो आरबीआई है। तो आरबीआई क्या करती है, सप्लाई ऑफ मनी करती है। स्पेशली जो करेंसीज होती है उसकी सप्लाई कौन करता है, आपकी आरबीआई करती है। और जो आपका जो कॉइन है या फिर कम डिनोमिनेशन की जो मनी है वो कौन करता है, आपकी गवर्नमेंट भी करती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ मनी किस पे डिपेंड करती है, आपके आरबीआई पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो है डिपेंड्स अपॉन द मनी इन सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट इन अ कंट्रीज। तो सप्लाई ऑफ मनी किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके सेंट्रल बैंक, और कितना डिपॉजिट अवेलेबल है आपकी कंट्री में। डिमांड फॉर मनी इज मेड इन ऑर्डर टू होल्ड इट इन लिक्विड फॉर्म, यानी हम डिमांड फॉर मनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको हो सकता है कि होल्ड करने के लिए कर रहे हो लिक्विड फॉर्म में। होल्ड करने का मतलब क्या है, कभी कभी आप जानते हो ना कि पैसे को हम क्या करते हैं, रखते हैं खुद के पास। तो जब हम खुद के पास पैसे को रख रहे हैं तो वही होल्डिंग हो गया, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी क्या है, हम या फिर सेव करने के लिए कर रहे हो, या फिर प्रिकॉशंस के लिए कर रहे हो, या फिर सट्टेबाजी के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी क्या होता है, आपका किसी भी मोटिव्स के लिए हो सकता है लिक्विडिटी के फॉर्म में रखने के लिए कर रहे हो, वैसे तो लिक्विडिटी के फॉर्म में करते हैं, और ये 3 मोटिव्स में देखने के लिए हमें आगे मिलेगा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द मनी इन सर्कुलेशन, जो मनी सर्कुलेशन में किसके द्वारा सर्कुलेट किया गया, आपके आरबीआई एंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है किया गया। या फिर जो बैंक्स के पास भी पैसा है वो भी आपका क्या है, वो भी आपके सप्लाई ऑफ मनी में ही आता है, ठीक है। और डिमांड फॉर मनी क्या है, जो हम होल्ड करके रखना चाहते हैं, जिस मनी को हम अपने पास रखना चाहते हैं कैश के फॉर्म में, दैट इज आपका डिमांड फॉर मनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इन द वर्ड ऑफ किन्स के ही जो है वर्ड्स में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी जब हम लिक्विडिटी को किसी एक पर्सन को दे रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उसके बदले हम क्या लेते हैं,
इंटरेस्ट लेते हैं, दैट इज व्हाट आपका एक तरीके का प्राइस है, वो कीमत है। क्यों? क्योंकि मनी हमें क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो बैंक से जब आप लोन लेते हो तो क्या होता है, लोन लेने से फिर आपको इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ रहा है। तो वो जो पैसा तुम ले रहे हो क्योंकि उस पैसे से क्या करोगे, कुछ ना कुछ उसका यूज करोगे, तो एक तरीके से तुम उसकी सर्विस ले रहे हो, तो उसको जो क्या दे रहे हो, प्राइस दे रहे हो, दैट प्राइस इज कॉल्ड आपका इंटरेस्ट रेट। वो आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। इसको किन्स ने कहा था। ठीक है, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रीमियम विच इज टू बी ऑफर्ड टू इंड्यूस द पीपुल टू होल्ड वेल्थ इन सम फॉर्म अदर देन द होल्ड मनी। यानी क्या करते हैं लोग, वेल्थ के फॉर्म में भी रखते हैं कभी कभी, और या फिर किसके फॉर्म में रखते हैं, कैश के फॉर्म में भी रखते हैं। तो एक तरीके का प्रीमियम है जिसको हम क्या करते हैं, पे करते हैं, जो भी हमें उस मनी को दे रहा होगा। अंडरस्टैंड? आपको ये इंटरेस्ट का पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो इंटरेस्ट रेट कहाँ डिसाइड होता है, जहां पर डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी को कट करेगा, वहीं पर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है, डिटरमाइन हो जाती है। पूछेगा पेपर में कि इंटरेस्ट रेट कहाँ डिटरमाइन होता है, तो जहां पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वहीं पर आपका क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी इस तरीके से होगा एंड डिमांड इस तरीके से होगा, तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जो है डिसाइड हो जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट R1 है। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, तो दिस इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ऑब्वियसली बात है, ये देखा ना आपने, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका सप्लाई है, आपका मनी सप्लाई है, और ये मनी डिमांड है। यहाँ पर इस पॉइंट पे कट करता है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ क्या है, इक्विलिब्रियम है। ओके, और यहीं पर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, डिसाइड हो गया। तो डिमांड फॉर मनी हैज इट्स टू फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी याद रखिएगा कि जब मनी की डिमांड कर रहे हैं, तो या फिर हम क्या करते हैं, आपको पता है ना कि मनी की डिमांड हम क्यों करते हैं, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहे होंगे। सपोज कि मुझे ये ग्लास खरीदना है, ठीक है, तो ये ग्लास मैं कैसे खरीदूंगी, ये ग्लास जब मैं मेरे पास पैसा रहेगा तो भी तो खरीदूंगी। अभी मैं ये जाऊं किसी भी स्टोर जो है शॉप पे, तो इसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और फिर मुझे ये ग्लास मिलेगा। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है ये। ठीक है, और स्टोर वैल्यू भी इसकी होती है, यानी हम जो पैसे को अपने पास रखते हैं उसको क्या करके स्टोर करके रखते हैं ना, है कि नहीं, फ्यूचर में क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। अगर आप कुछ समय के लिए मनी को स्टोर करके रखते हो, तो आपकी ये फ्यूचर में जो है, उसको ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो कुछ ना कुछ आपको काम देगा। अंडरस्टैंड? तो ये डिमांड फॉर मनी इस चीज के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपके किन्स ने कहा था कि हम जो मनी की डिमांड कर रहे हैं वो 3 पर्पस के लिए करते हैं बेसिकली। कौन कौन सा? एक पर्पस आपका होगा ट्रांजैक्शन। ठीक है, पीपल डिमांड फॉर मनी क्यों कर रहा है, फॉर 3 मोटिव्स। पूछता है कि कौन कौन से वो मोटिव्स हैं, तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। ये तीनों मोटिव्स याद रखिएगा। देयर आर 3 मोटिव्स गिवन बाय द किन्स। कौन कौन सा? ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव। ये 3 मोटिव्स आपके होते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? जब हम डे टू डे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी जो डे टू डे, जैसे मेरे डे टू डे खर्च है, आने जाने का खर्च है ना, खाने पीने का खर्च, तो जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन मोटिव बोलते हैं। प्रिकॉशनरी क्यों? जो प्रिकॉशन कर रहे हैं कि कभी थेफ्ट हो गया, कभी फायर हो गया, या फिर कभी ऐसी अनकंटिजेंसीज आ गई, उसकी वजह से हम कुछ मनी को क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। दैट इज हम डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो इसी वजह से प्रिकॉशनरी मोटिव आपका देखने के लिए मिलता है, इसको भी इन्होंने दिया था। एक आपका होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टेबाजी के लिए हम करते हैं, यानी हम पैसा क्या कर रहे हैं, मार्केट में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा मिलने वाला है, तो वो हमारा हो जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये 3 आपके मोटिव हो गए, याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव मोटिव। अंडरस्टैंड? तो ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी जो मोटिव है, बोथ मोटिव्स आर फंक्शन ऑफ इनकम। यानी जो आपका, मान लीजिए कि एल जो है ट्रांजैक्शन, एल टी को मैं ट्रांजैक्शन मोटिव को दिखा रही हूं, विच इज फंक्शन ऑफ वाई। किसका फंक्शन है ये? वाई का। इफ योर इनकम इंक्रीजेस, अगर आपकी आय बढ़ती है, ठीक है, अगर आपकी आय बढ़ती है, आपके इनकम में इंक्रीमेंट आता है, तो आप ट्रांजैक्शन भी क्या करते हो, ज्यादा करते हो। अगर आपका इनकम कम हो जाता है,
ठीक है, तो आप ट्रांजैक्शन क्या करते हो, कम करते हो। तो जो आप डिमांड फॉर मनी ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हो वो किसका फंक्शन होता है, आपके इनकम का फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डे टू डे जो है खर्चे ज्यादा करोगे, है ना। तो ये क्या किसका मोटिव, आपका फंक्शन हो गया आपके इनकम का। ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज करेगी, ठीक है, अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप ट्रांजैक्शन क्या करते हो, ज्यादा करते हो। दिस इज वाई, जो कि इनकम को डिनोट कर रहा है ये ट्रांजैक्शन। अगर इनकम बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए आप जो है पैसे क्या करोगे, ज्यादा खर्च करोगे। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। अगर हम प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें, जो प्रिकॉशन के लिए कर रहे हैं, तो ये भी किसका फंक्शन है। अगर हम बात करें कि एलपी से अगर इसको हम डिनोट करते हैं तो विच इज फंक्शन ऑफ व्हाट, आपका वाई, ये भी आपके जो है इनकम का फंक्शन है। अगर आपका इनकम इंक्रीज करता है, आय आपकी बढ़ती है, तो आप जो है प्रिकॉशंस ज्यादा लेते हो। ठीक है, आप देखते नहीं हो कि एक्ट्रेस और जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, देखते नहीं, बाउंसर्स लगवा देते हैं। या फिर किसी भी पर्सन को देखो, सपोज कि आज मेरी भी बहुत ज्यादा इनकम हो जाए तो मैं भी प्रिकॉशंस ज्यादा लेना पसंद करूंगी। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन हो जाता है, आपके इनकम का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली यहाँ पर M1 लिखा गया है, तो LT आपके ट्रांजैक्शन मोटिव को दिखा रहा है और ये प्रिकॉशनरी मोटिव को दिखा रहा है, विच इज द फंक्शन ऑफ Y, यानी ये किसका फंक्शन है, आपके इनकम का फंक्शन है। ठीक है, पर यहाँ पर याद रखिएगा कि ये दोनों जो है वो क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव किसका फंक्शन नहीं है, आपके। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है, बढ़ता है, फिर भी आप जो आप डिमांड फॉर मनी जो है आपके प्रिकॉशनरी और किसके लिए कर रहे हो, ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए कर रहे हो, एलटी और एलपी के लिए कर रहे हो, उसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए कि वाई एक्सिस में मैं इंटरेस्ट को दिखा रही हूँ और एक्स एक्सिस में मैं एलटी और एलपी को दिखा रही हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ये स्टिल वैसे का वैसा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 20% था, 20% से बढ़ के 60% हो जाता है। ठीक है, फिर मान लीजिए कि फिर कम हो के 20% हो जाता है, फिर भी आप ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो पैसे की डिमांड कर रहे हो वो स्टिल आपका क्यू ही है, ओ क्यू ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। तो ये किस तरीके से आपका दिख रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक आपका है डिमांड फॉर जो है ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अंडरस्टैंड, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे आपके इंटरेस्ट रेट से आपके ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी को कोई भी मतलब नहीं है। पर हम बात करेंगे आपके स्पेकुलेटिव मोटिव की, जो हम डिमांड फॉर मनी किसके लिए कर रहे हैं, आपके स्पेकुलेटिव मोटिव की। तो ये आपका क्या है, सट्टेबाजी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सट्टेबाजी के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें एलएस से डिनोट करते हैं, विच इज फंक्शन ऑफ आपके आर। ये किसका फंक्शन होता है, आपके आर का फंक्शन होता है। कैसे, इंटरेस्ट रेट का कैसे फंक्शन है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पॉइंट समझ लेते हो तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि पूछता यही है। ठीक है, आप देखेंगे इसको डायग्रामेटिकली कि किस तरीके से जो है किस फंक्शन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है और यहाँ पर आपका जो है डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव है, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, कैसे, जरा देखो यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जब आपको शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे, ठीक है, शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे, डिवेंचर पे, ठीक है, डिवेंचर पे पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, जब आपको शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर पे पैसा ज्यादा मिल रहा है तो क्या करोगे, क्या तुम अपने पास डिमांड फॉर मनी करोगे, खुद के पास पैसा रखना पसंद करोगे, या फिर मार्केट में लगाना पसंद करोगे। तो आप जो है यहाँ पर खुद के पास पैसा रखना पसंद नहीं करोगे, आप जो है क्वांटिटी डिमांड जो मनी की कर रहे हो, इस समय क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है आपका क्यूडी डैश है। पर जैसे ही आपका ये इंटरेस्ट रेट गिर जा रहा है, आपको बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर पे कम अब जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप डिमांड फॉर मनी देखोगे, पहले की तुलना में क्या करोगे, आप जो है मान लीजिए कि 8% हो गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिमांड फॉर मनी आप क्या कर रहे हो, जो है ज्यादा कर रहे हो। यानी जब, इसीलिए इसको बोलते हैं ना कि ये आपका जो है LS इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। कैसे, इंटरेस्ट रेट का फंक्शन कैसे है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कि
आपको ज्यादा मार्केट में अगर बॉन्ड शेयर डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप कहां पर पैसा लगाना पसंद करोगे? बॉन्ड शेयर डिवेंचर पे पैसा लगाना पसंद करोगे, ना कि पैसे को होल्ड करके रखना पसंद करोगे। यानी डिमांड फॉर मनी कम करोगे। तुम पैसा सारा कहाँ लगा दो? मार्केट में। ठीक है, जैसे ही देखो इंटरेस्ट रेट गिर के जो है ये 8% हो गया, वैसे ही डिमांड फॉर मनी देखो तुम्हारा QD डबल डैश पे चला गया, OQD डबल डैश पे हो गया। तो इससे ये बताता है कि ये किसका फंक्शन है? आपके इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। और एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप देखते हो कि इंटरेस्ट रेट एकदम कम हो गया, 4% पे आ गया, तो आप देखोगे कि यहां पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर जो डिमांड फॉर मनी है वो कितनी भी बढ़ सकती है, इनफाइनाइटली बढ़ सकती है। इसी को क्या बोला था आपके किन्स ने? लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, ये कंडीशन जहां पर कि आपकी इंटरेस्ट रेट देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, 4% पे चली गई। तो इस कंडीशन को, यानी इस कंडीशन में क्या होती है कि लिक्विडिटी की डिमांड क्या होने लगती है? बहुत ज्यादा होने लगती है। यानी पैसे की डिमांड लोग इनफाइनाइट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से ना बन गया आपका। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये आप देखोगे, ठीक है, तो मान लीजिए 4% है, तो आप इस पॉइंट पे कितना भी आप क्वांटिटी ऑफ मनी की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका QD, ठीक है, यहाँ पर ये आपका Q डबल डैश, ठीक है, डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, ठीक है, जो बना लो। तो आप देख रहे हो कैसे हो गया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया यहाँ पर। किसका? मनी का। जो हम मनी की डिमांड कर रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिर गया। इसी को बोलते हैं आपके लिक्विडिटी ट्रैप। कौन बोला था इसको? किन्स ने बोला था कि ये आपका जो कंडीशन है वो लिक्विडिटी ट्रैप की है। तो पूछता है पेपर में कि ट्रांजैक्शन जो आपका मोटिव है वो किसका फंक्शन है आपके? तो याद रखिएगा कि इनकम का फंक्शन है। और आपका जो प्रिकॉशनरी मोटिव है वो किसका फंक्शन है? तो वो याद रखिएगा वो भी आपके इनकम का फंक्शन है। उसको इंटरेस्ट रेट से कभी भी कोई मतलब नहीं है। पर जो आपका स्पेकुलेटिव मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव किसका फंक्शन हुआ? आपके इंटरेस्ट रेट का ये फंक्शन हुआ। तो ये पॉइंट आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर हम आगे चले तो ये आप देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन है प्रिकॉशनरी मोटिव को आपके किससे मतलब नहीं है? इंटरेस्ट रेट से। देखिए इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है ना, कोई भी मतलब नहीं है। 2 से 4% हुआ, 4 से 6% हुआ, 8% पे भी चला गया। पर स्टिल जो आपका, जो आप लिक्विडिटी की प्रेफरेंस कर रहे हो फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, अभी भी वो स्टिल वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो वही ही कर रहे हो। तो यानी ये लिख सकते हैं कि LT प्लस LP इज नॉट किसका फंक्शन नहीं है? आपके इंटरेस्ट रेट का फंक्शन नहीं है। जबकि हम लिख सकते हैं कि LT प्लस LP इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? किसका फंक्शन ये हो जाएगा? आपके इनकम का फंक्शन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ये इसका फंक्शन नहीं है पर इसका फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट से इसका रिलेशन होता है। ठीक है, अगर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो तुम देखोगे कि तुम मनी की डिमांड क्या करोगे? कम कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तुम कहाँ लगाते रहो? बॉन्ड्स में, शेयर्स में, ठीक है, और डिवेंचर्स में। ठीक है, और कहाँ लगाते रहो? डिवेंचर्स में लगा दे रहे हो। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि लिक्विडिटी की प्रेफरेंस तुम, मतलब तुम पैसा कम रख रहे हो अपने पास। वैसे ही तुम्हें जब कम इंटरेस्ट रेट मिला तो तुम बॉन्ड शेयर पे, डिवेंचर पे पैसा नहीं लगा रहे हो, खुद के पास पैसा रखना पसंद कर रहे हो। अंडरस्टैंड? तो ये जो है आपके स्पेकुलेटिव मोटिव में हुआ। अब ये तुम्हारा पूरा तीनों ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा M1 एंड M2, जो आपने M1 में देखा कि LT प्लस LP था, ठीक है, और यहाँ पर M2 में क्या था? प्लस LS। ठीक है, जो कि दोनों मिला के किसका फंक्शन होते थे? आपके इनकम एंड इंटरेस्ट रेट का। यानी Y से इनकम डिनोट कर रहा है और R से आपके इंटरेस्ट रेट का जो है यहाँ पर फंक्शन बता रहा है। ठीक है, और आपने देखा था कि ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी को इंटरेस्ट रेट से क्या है? कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, जबकि किससे मतलब है? उसको अगर हम बात करें तो उसका मतलब किससे है? सिर्फ आपके इनकम से है। स्पेकुलेटिव मोटिव को जो है किससे मतलब है? आपके इंटरेस्ट रेट से। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है। ठीक है, यानी उसका फंक्शन है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहा है? आपके लिक्विडिटी ट्रैप को डिनोट कर रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट किसने दिया था? आपके
किन्स ने दिया था। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की, तो अकॉर्डिंग टू किन्स द सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द मनी इन सर्कुलेशन, यानी जो मनी सर्कुलेशन में है, लोगों के हाथ में है, वही आपका है। यानी इसमें आपका जो बैंक डिपॉजिट होगा कंट्री में वो भी आपका आ जाएगा। तो मनी इन सर्कुलेशन इज द क्वांटिटी ऑफ करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, कुछ भी हो सकता है, नोट भी हो सकता है, कॉइन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। कितना रखना है, जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अगर आपकी मान लीजिए कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो क्या करेगी, सप्लाई ऑफ मनी कम कर देती है ना, कौन, सेंट्रल बैंक यानी आपकी आरबीआई। वैसे ही जब देखेगी इन्फ्लेशन बहुत कम है तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देगी। तो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कैन लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ही आपका मनी सप्लाई बढ़ेगा वैसे ही इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किस तरीके का रिश्ता देख रहा है इससे, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से लोअर आपका हो जाएगा इंटरेस्ट रेट एंड डिक्रीज द मनी सप्लाई। जब आप मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देते हो तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि मनी सप्लाई आपका देखिए किस तरीके से है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से उससे कोई भी मतलब नहीं है। देखिए कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मनी सप्लाई का मतलब नहीं होता है। अगर आरबीआई अगर देख रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इकोनॉमी में है, तो क्या वो मनी सप्लाई बढ़ा देती है, नहीं बढ़ाती है। वो स्टिल जितना मनी सप्लाई करना चाहेगी वो उतना ही करेगी। वो ये देखेगी कि इन्फ्लेशन कितना है, ना कि इंटरेस्ट रेट को देखेगी। इसी वजह से ये क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। किससे, आपके इंटरेस्ट रेट से। उसको कोई भी मतलब नहीं है, किसको, मनी सप्लाई को। इस वजह से मनी सप्लाई का ग्राफ आपने देखा इस तरीके से बना। क्यों बना भाई, यहाँ पर आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए घट जाए, मनी सप्लाई स्टिल जो है क्यू है तो ओ क्यू ही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन आपके नहीं आएगा। और डिमांड का आपने देखा कि आप देख रहे थे डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा था। ठीक है, ये आपके किसमें आपने देखा था, बेसिकली आपने अभी जो देखा लास्ट वाला मोटिव जो कि स्पेकुलेटिव था। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई देखिए यहाँ पर कट कर रहा है और यहीं पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ रहा है, जहां पर मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई हो रहा है और यहीं पर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जा रहा है, डिटरमिन हो जा रहा है। अंडरस्टैंड, ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहीं पर हमारा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हुआ। ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है, इसमें आपके चेंजेस भी आ सकता है। हो सकता है कि आपका जो डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ जाए। ठीक है, देखिए आप डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट क्या होने लगेगी, धीरे धीरे राइज कर सकती है। ठीक है, राइज भी कर सकती है और डिमांड फॉर मनी घटेगा तो इंटरेस्ट रेट लोअर डाउन भी हो सकता है। ठीक है, ओके और सप्लाई ऑफ मनी भी जो है आरबीआई जो है इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ाने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, पर आपका इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहां पर मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई के बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा और वहीं पर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डिटरमाइन होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, डिटरमिन हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। लिक्विडिटी ट्रैप बता दिया मैंने, जहां पर कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लोअर हो जाती है। ओके, और जो है आपका वहां पर डिमांड फॉर मनी क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी को लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। अब क्रिटिसिज्म यही है कि थोड़ा सा जो है सेल्फ कंट्राडिक्टरी था, क्योंकि सिर्फ इसने तो दो ही तीन मोटिव्स बताए, और भी बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं ना मनी डिमांड के। ठीक है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी रहा था। सबसे ज्यादा जो है मॉनेटरी फैक्टर्स को इसने ज्यादा फोकस किया, फिजिकल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट नहीं दिया था। ठीक है, फिजिकल फैक्टर जो आपके मौद्रिक राजकोषीय जो नीति होती है, यानी राजकोषीय जो प्रभाव होता है उसको नहीं बताया। शॉर्ट पीरियड के लिए थ्योरी था, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि किन्स की जो थ्योरी होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो शॉर्ट पीरियड एनालिसिस था। ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट था ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन के टाइम पे ये जो थ्योरी है आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, डिप्रेशन कहाँ पर होता है, अगर हम जो है बिजनेस साइकिल देखें तो आप देखोगे कि रिसेशन जहाँ पर होता है, जस्ट रिसेशन का सबसे वर्स्ट फेज जो होता है आपका क्या होता है, डिप्रेशन होता है। रिसेशन का सबसे वर्स्ट फेज जो होता है वो डिप्रेशन होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, आपकी थ्योरी जो है इनकंसिस्टेंट हो जाती थी। ठीक है, लिक्विडिटी इज नॉट रिलेटेड विद द थ्री मोटिव्स। मैंने बताया ना कि लिक्विडिटी की प्रेफरेंस हम बहुत सारे मोटिव्स के लिए कर सकते हैं, सिर्फ जो है आपके यही तीन मोटिव्स नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एम्पेरिकल प्रूफ नहीं दे पाते थे अपनी थ्योरी का, मतलब कहीं ना कहीं फैक्ट्स पे बात नहीं करते, थ्योरी की बात करते हैं। कुछ इसके जो अजम्पशन थे वो अनरियलिस्टिक थे, क्योंकि शॉर्ट रन था, वो भी एक जो है प्रॉब्लम था। और जो है लिक्विडिटी
ट्रैप को जो है क्रिटिसिज्म बहुत झेलने के लिए मिला था, और हम लिक्विडिटी ट्रैप से निकल भी जाते हैं जो है बहुत जैसे मौद्रिक नीति अपना के मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी को लेके। तो ये जो है आपका टॉपिक रहा आज का। अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर से हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारा बैच जल्द से जल्द ज्वाइन करिए जो कि 21 तारीख से शुरू होने वाला है, और अपने तैयारी को बूस्टअप करिए जिससे आप जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटी डीएससी जेएनयू को क्वालिफाई कर पाए। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।